मैं भारती राजपूत आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल राजपूत स्टडी पर। और आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण का टॉपिक ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। अगर आपने सिलेबस देखा हो तो ये तीनों टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो हमें जानना है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है सबसे पहले तो। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है ये देखेंगे हम। तो पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक, जैविक एवं अन्य कारकों के विपरीत परिवर्तन से पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। ठीक है, कौन कौन? भौतिक, रासायनिक, जैविक एवं अन्य कारकों के। अब यहाँ पे लिखा है विपरीत परिवर्तन, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि विपरीत परिवर्तन है क्या, ताकि अगर आपको ऐसा लिखा आ जाए तो आप समझ सको। ठीक है, तो विपरीत परिवर्तन का मतलब है यहाँ पे अनचाहे परिवर्तन। ठीक है, जो प्रकृति नहीं चाहती लेकिन हो रहे हैं, अनचाहे परिवर्तन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं प्रतिकूल। ठीक है, जो उसके अनुकूल नहीं है। तो जब पर्यावरण में भौतिक, रासायनिक, जैविक और अन्य कारकों में प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं या कुछ अनचाहे परिवर्तन होते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हमें पढ़ना है वायु प्रदूषण। तो जो वायुमंडल में पहुंचकर रासायनिक क्रिया करके या बिना रासायनिक क्रिया किए प्रदूषण फैलाते हैं उनको वायु प्रदूषण कहते हैं। तो देखो भाई, अब वो ये बोल रहे हैं कि रासायनिक क्रिया करें या बिना रासायनिक क्रिया करें। ठीक है, तो कुछ वायुमंडल कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो वायुमंडल में पहुंचकर अन्य गैसों के साथ क्रिया करके प्रदूषण उत्पन्न करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी गैसें होती हैं जो बिना रासायनिक क्रिया किए ही क्या करती हैं? वायु प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। तो हमें यही पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि पहली हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बताइए क्या होता है? CO होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। ठीक है, तो ये तीनों गैस जो मैंने बताई हैं आपको, ये वायुमंडल में पहुंचकर रासायनिक क्रिया करती हैं और क्या फैलाती हैं? प्रदूषण फैलाती हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि कुछ गैसें होती हैं वो रासायनिक क्रिया करके फैलाती हैं प्रदूषण, और कुछ बिना रासायनिक क्रिया किए ही फैलाती हैं। ठीक है, अब अगली गैस है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक, अब देखो क्या होता है, जैसे अम्ल वर्षा वगैरह होती है तो कुछ गैस उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और कुछ कारखानों वगैरह से भी। ठीक है, तो ऐसे सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या फॉर्मूला है बताइए ज़रा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका फॉर्मूला। ठीक है, और क्या हो गया? नाइट्रिक अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या है? HNO3। ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपको पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल है ये बिना क्रिया किए ही वायुमंडल में पहुंचकर प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपको अम्ल लिखा आ जाए लास्ट में, जैसे कि इसमें लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, तो आप आँख बंद करके बता दो कि ये बिना क्रिया किए, बिना रासायनिक क्रिया किए ही प्रदूषण उत्पन्न करेंगी। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया कि ऐसी कौन सी गैस है। आपको ऑब्जेक्ट में ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सी ऐसी गैस है जो बिना रासायनिक क्रिया किए ही ये प्रदूषण उत्पन्न करती है वायु में। तो आप जिसमें भी अम्ल लिखा हुआ मिले आप आँख बंद करके उसको लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे प्रमुख बिंदु हैं। मानव को सबसे पहले वायु प्रदूषण के बारे में पता लगा था। ठीक है भैया, तो ये आपको याद रखना है, बहुत IMP है कि सबसे पहले कौन से प्रदूषण के बारे में पता लगा था? वायु प्रदूषण के बारे में मानव को पता लगा था। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक लाइकेन है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है प्राकृतिक सूचक वायु प्रदूषण का? लाइकेन। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं काई।
ठीक है, हर जगह लग जाती है, आपने देखा होगा ज़्यादा पानी वगैरह लगने से, ठीक है, सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण हमें पढ़ना है। तो भाई ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे नहीं रखा क्योंकि ये तो हर कोई जानता है। मैं आपका बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई आपकी ये डेफिनेशन वगैरह नहीं रखी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डाले हैं जो आपको अगर नहीं पता है तो आप उनको पढ़ सकें, ठीक है। अब ध्वनि प्रदूषण तो आप लोग जानते ही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम इसको पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो अगर आपको ये आ जाए तो आपको लगाना है ध्वनि से, ठीक है। ग्रीन मफलर ध्वनि से संबंधित है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो ये क्या में मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि आवृत्ति मापी जाती है तो वो है हर्ट्ज में, ठीक है। अब मैं आपको एक यहाँ पे चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि ये लिखा है यहाँ पे कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो हमने बोल दिया ध्वनि से, ठीक है। अगर जैसे कि हम लोग जो सड़क चौराहे होते हैं, सड़क होती हैं, तो सड़क के किनारे वृक्ष लगाते हैं, ठीक है। तो वो किस प्रदूषण से प्रभावित ना हो, हम उसके लिए लगाते हैं। तो इसके लिए आप याद रखेंगे कि हम पेड़ पौधे लगाते हैं उनके किनारे, इसलिए लगाते हैं ताकि हम ध्वनि प्रदूषण से बच सकें, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए हम उसको ग्रीन मफलर भी कहते हैं। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण भी आप जानते हैं कि जब जल में, नहरों में, तालाबों में, नदियों में कुछ रासायनिक तत्व आके मिलते हैं, कारखानों से निकलने वाले कुछ प्रदूषण जो भी मानव के द्वारा फैलाया तो मिलता है, तो क्या हो जाता है, उसका जल प्रदूषित हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको कोई परिभाषा वगैरह नहीं डाली है क्योंकि ये सबको पता है, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आइए सीधे चलते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। लिखा है जल में ठोस प्रदूषक प्रवेश करने से निम्नलिखित रोग होते हैं, ठीक है। तो जब जल में कुछ ठोस प्रदूषक मिल जाते हैं तो कौन कौन से रोग होते हैं, ये हमें देखना है, ठीक है। आइए देखते हैं। लिखा है ठोस प्रदूषक तत्व, मतलब ये तत्व मिल रहे हैं जल में और उससे कौन सा रोग हो रहा है ये देखना है, ठीक है। तो पहला है आर्सेनिक। आर्सेनिक यदि जल में मिल जाए तो कौन सा रोग होता है, तो ये आपको याद रखना है, ब्लैक फुट रोग होता है, ठीक है। हमें ये यहीं के यहीं याद करना है, बिल्कुल पढ़ ऐसा नहीं है कि हमने एक बार पढ़ लिया हो गया, ऐसा नहीं, हमें यहीं के यहीं इसको याद भी करना है, ठीक है। आप बार बार इसको पढ़िए। आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग, कैडमियम, कैडमियम आया, कैडमियम से आप याद रखेंगे ईटाई रोग, ठीक है। आर्सेनिक से ब्लैक फुट, कैडमियम से ईटाई, ठीक है। पारा से मिनी माता रोग, ठीक है, पारा से कौन सा, मिनी माता रोग, ठीक है। माता के पैरों को हम पढ़ते हैं, ठीक है, माता के पैरों को पढ़ते हैं, तो पारा से मिनी माता रोग। नाइट्रेट, नाइट्रेट अगला है, नाइट्रेट अगर जल में मिल जाए तो कौन सा रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, हम इसको बार बार पढ़ेंगे। आर्सेनिक से ब्लैक फुट, आर्सेनिक से ब्लैक फुट, अगर आर्सेनिक आपके जल में मिल जाए तो आप याद रख लीजिएगा, तो हम क्या हो जाएंगे, हमारे पैर काले हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा याद रख लीजिए। तो ब्लैक फुट बीमारी, आर्सेनिक के ज़्यादा जल में मिलने से आपके पैर ब्लैक हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी आप याद रख लीजिए और इसको याद कर ही लीजिए, ठीक है। आर्सेनिक से ब्लैक फुट बीमारी, कैडमियम ईटाई रोग, पारा से मिनी माता रोग और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है। और इस तरह से हमने इसको याद किया और हमने ये तीनों प्रदूषण पढ़े। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।